हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवम अकेडमी पे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए क्या एमसीक्यू की सीरीज, क्योंकि जो आपके सीयूटी के एग्जाम्स है वो भी होने वाले हैं। डीडीयू के एंट्रेंस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस, बीएचयू के एंट्रेंस, उसके भी डेट कहीं ना कहीं डिक्लेयर हो चुके होंगे, जो कि आगे आने वाले समय में होने वाले हैं, जिसके लिए हमें क्या एमसीक्यू को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज, जो कि मैं कवर करूंगा क्या क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है पार्ट 1 पार्ट 2, उन दोनों एनसीईआरटीज को मैं कवर करूंगा अपने इस एमसीक्यू सीरीज में। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उस सीरीज में से जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे, मेरी कोशिश क्या होगी इन एमसीक्यू सीरीज के थ्रू कि ओवरऑल जितना भी कॉन्सेप्चुअल चीज है वो कहीं ना कहीं आपका छूटे मत, वो सारा मैं इन एमसीक्यू में क्या करूं कवर कर लूं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस इन मेहरगढ़। पूछ रहा है कि प्राइमरी मटेरियल कौन सा है जो कि मेहरगढ़ में बिल्डिंग मतलब जो हाउसेस उनको बनाने के वक्त यूज किया जा रहा था। तो क्या स्टोन, ब्रिक, वुड या मड, इन तीनों में से क्या चीज को यूज किया जा रहा था। इन तीनों में से मतलब इन चारों में से यूज किया जा रहा था किसको, मड को यूज किया जा रहा था। किसको यूज किया जा रहा था, तो मड को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, मड। मड इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरा एमसीक्यू की तरफ। द पीपल ऑफ मेहरगढ़ वॉज प्राइमरली एंगेज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। जो मेहरगढ़ के लोग हैं प्राइमरली वो किस एक्टिविटी में एंगेज थे। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन सी ट्रेडिंग, ऑप्शन डी हंटिंग। अब देखिए उस समय आपका ट्रेडिंग तो होगा नहीं, हंटिंग तो एंशिएंट टाइम में कर रहे थे हम लोग, मेहरगढ़ के टाइम में थोड़ी करेंगे, उस समय तो हम लोग घर ही बना रहे थे। फिशिंग, फिशिंग तो हमें लगता है कि प्राइमरी एक्टिविटी होगी। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या है आपका, प्राइमरी सेक्टर में जो एक्टिविटी आता है कौन सा आता है, एग्रीकल्चर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, एग्रीकल्चर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ए एग्रीकल्चर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द डिस्कवरी ऑफ वॉट इन मेहरगढ़ इंडिकेट्स द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। अब किस चीज की डिस्कवरी हुई थी मेहरगढ़ में, ये जो कि ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस वहां पे हो रही थी। ऐसा क्या चीज पाया गया वहां पे कि जिससे ये पता चला कि मेहरगढ़ में भी एग्रीकल्चर हो रहे हैं। तो टेराकोटा फिगराइंस होगा क्या। टेराकोटा मतलब क्या, मिट्टी के बर्तनों से घड़े उड़े बनाना। इसके जरा बोन्स ऑफ एनिमल। अब बोन्स ऑफ एनिमल से एग्रीकल्चर का क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। व्हीट एंड बार्ली ग्रेन्स, और डी आपका क्या है, बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स एग्रीकल्चर का कोई रिलेशन नहीं है। तो बचा क्या आपका, व्हीट एंड बार्ली ग्रेन जो कि ग्रेन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा व्हीट एंड बार्ली ग्रेन्स। इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि मेहरगढ़ में एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस चल रहे थे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following material were used for making beads in मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ में किन चीजों का यूज किया जा रहा था बीड्स और ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए। तो क्या वुड का यूज किया जाएगा, नहीं। क्या गोल्ड का यूज किया जाएगा, क्या कॉपर का यूज किया जाएगा, या स्टोन का। तो देखिए स्टोन का यूज तो करेंगे नहीं, वो गोल्ड भी इतना प्रीशियस मेटल था नहीं करते हैं, वुड का यूज करेंगे नहीं। अब क्योंकि कॉपर उस समय इजिली अवेलेबल था, तो वो लोग किसका यूज कर रहे थे बीड्स को बनाने के लिए, वो लोग यूज कर रहे थे कॉपर का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, कॉपर। कॉपर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ब्यूराइल साइट्स इन मेहरगढ़ सजेस्ट द बिलीफ इन। अब जो ब्यूराइल साइट्स पाए थे, जो कब्र पाए गए थे मेहरगढ़ में, वो क्या चीज दर्शाते थे, क्या सोच को दर्शाते थे, उन लोग का बिलीफ किस चीज में था। क्या रीइंकार्नेशन, एंड आफ्टर लाइफ, एनिमल वर्शिप, मल्टीपल गॉड। क्या उन लोग का ये मानना था कि रीइंकार्नेशन होता है, या ये मानना था कि मरने के बाद भी एक अलग जिंदगी है। तीसरा एनिमल वर्शिप, जो जानवर उनकी पूजा करना, या डी मल्टीपल गॉड्स, एक से ज्यादा गॉड्स के बारे में वो लोग जानते थे, उनका मानना था। तो ऐसा कुछ नहीं था, उनका मानना क्या था मेहरगढ़ वाले लोग का कि मतलब मरने के बाद भी एक अलग दुनिया है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं। जब एक जगह से मर जाते हैं दूसरी जगह जाके क्या होते हैं, दोबारा हम लोग जिंदा हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एन आफ्टर लाइफ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एन आफ्टर लाइफ। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन मेहरगढ़। अब ये क्वेश्चन हम लोग ने देखा था कि मेहरगढ़ में जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो कौन सी है, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नेम्ड आफ्टर विच रिवर। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो किस रिवर के नाम पे रखा गया था? तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है किसके नाम पे रखा गया है? इंडस रिवर के नाम पे। किसके रिवर के नाम पे? इंडस रिवर के नाम पे, क्योंकि ये उसी रिवर के किनारे का सिविलाइजेशन था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सी सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन की पार्ट नहीं थी? तो क्या हड़प्पन, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन या पाटलिपुत्र? तो कौन सा नहीं था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो पाटलिपुत्र है ना, वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों का कहीं से भी पार्ट नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र होगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यह ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट दिया है, लिखा है द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन रिमेन्स अनडिसफर्ड, ट्रू और फॉल्स। अनडिसफर्ड का मतलब क्या होता है? अनिर्धारित। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिमेन्स मिले थे, जो स्क्रिप्ट मिले थे, वो कहीं ना कहीं अनिर्धारित थे। ये सही है कि गलत? तो कहीं ना कहीं ये चीज क्या है? ये होगा आपका क्या? ट्रू। ये होगा क्या आपका? ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा। दिस आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द ड्रेनेज सिस्टम इन द सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिकेट। अब जो ड्रेनेज सिस्टम था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, क्या इंडिकेट कर रहा था? एक वेल ऑर्गेनाइज अर्बन प्लानिंग, यस। बी ऑप्शन लैक ऑफ कंसर्न फॉर हाइजीन, वहां पे हाइजीन के लिए कंसर्न नहीं था। सी डिपेंडेंस ऑन रेन वाटर, लोग जो थे किस पे डिपेंड करते थे? रेन वाटर पे। या डी प्रेजेंस ऑफ पब्लिक बाथ, कि वहां पे पब्लिक बाथ थे, जो बाथ टब आप सुने थे। ठीक, इसमें से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अर्बन प्लानिंग। जो ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला से क्या दर्शाना था? कि वहां पे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अर्बन प्लानिंग थी, शहरों की प्लानिंग बहुत अच्छी की जा रही थी, इसी वजह से देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा ऐसा फीचर्स है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था? ग्रिड पैटर्न लेआउट, क्या था? एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, क्या वहां पे था? एब्सेंस ऑफ पब्लिक बाथ, क्या वहां पे था? ब्रिक्स हाउसेस, क्या ईंटों के बने हुए घर थे? तो कौन सा इसमें नहीं था? क्वेश्चन में ध्यान देना है कि क्या पूछा है? विच इज नॉट। तो यहाँ पे क्या नहीं था आपका? एब्सेंस ऑफ पब्लिक बाथ। क्या नहीं था? एब्सेंस ऑफ पब्लिक बाथ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? C1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? क्या प्राइमरी मतलब एक्टिविटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? अब देखिए यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछा है, ऊपर आपका क्या पूछा था? मेहरगढ़ के बारे में पूछा था। तो प्राइमरी एक्टिविटी कोई भी है तो उसका ऑप्शन क्या होंगे हम लोग? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, इसलिए आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट नोन इन टू द हड़प्पन्स। अब हड़प्पन्स के द्वारा कौन सा एनिमल के बारे में उनको नहीं पता था? ये क्वेश्चन में अच्छा है। क्या एलिफेंट, हॉर्स, काऊ या बफेलो? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा एलिफेंट। एलिफेंट जो एनिमल है उसके बारे में हड़प्पन्स को नहीं पता था। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एट्रीब्यूटेड टू। अब जो डिक्लाइन हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसका कारण क्या हो सकता है? पहला, इन्वेजन बाय आर्यन, आर्यंस ने अटैक कर दिया इसलिए। दूसरा, नेचुरल डिजास्टर आ गया इसलिए। तीसरा, मौसम में बदलाव होने लगे इसलिए। या डी ऑल ऑफ द अबव, सारा का सारा ऑप्शन। तो क्या लगता है आपको? अगर मैं तुक्का लगाया जाए तो सब बच्चे क्या करते हैं? ऑल ऑफ द अबव पे मार देते हैं। तो और से भी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि उस समय इन्वेजन ऑफ आर्यन भी हुए थे, नेचुरल डिजास्टर भी आया था और क्लाइमेट चेंज भी हुआ था। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज रिटन फॉर्म। अब जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कहाँ से लिखी गई है? कैसे लिखी गई है? देखिए, लेफ्ट टू राइट लिखी गई है, या राइट टू लेफ्ट लिखी गई है, या टॉप टू बॉटम लिखी गई है, या बॉटम टू टॉप लिखी गई है। तो क्या होगा? अच्छा देखिए, हम लोग हिंदी लिखते हैं तो हम लोग सीधा लिखते हैं, लेकिन जो लोग उर्दू लिखते हैं वो क्या करते हैं? उल्टा लिखते हैं उधर से। ठीक, तो जो स्क्रिप्ट है कैसे लिखी गई है इसकी जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो आपकी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर वो होगा आपका लेफ्ट टू राइट। क्या होगा? लेफ्ट टू राइट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। What was the main reason for the abandonment of मोहनजोदाड़ो? अब क्या मेन रीजन था अबेंडमेंट ऑफ मोहनजोदाड़ो का? पहला, इन्वेजन, कोई आक्रमण कर दिया। दूसरा, क्लाइमेट चेंज हुआ। तीसरा, अर्थक्वेक आ गया। या डी, बाढ़ आ गया था वहां पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे ऑप्शन डी जैसी कोई चीज नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लाइमेट चेंज इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Which of the following was a major craft activity in the Indus Valley civilization? Indus Valley civilization में जो मेजर क्राफ्ट एक्टिविटी है वो क्या था? तो क्या पॉटरी मेकिंग था, वीविंग था, मेटल की वर्किंग थी, या डी ऑल ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर मैं आंसर ना भी पूछूं, नहीं भी पता तो आप लोग क्या करेंगे? ऑल ऑफ द अबव पे टिक करके चले आएंगे। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ द अबव क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड कॉन्टेक्ट विथ विच अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन? अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका कॉन्टेक्ट किस अदर, उसी के साथ साथ चल रहे सिविलाइजेशन के साथ था? क्या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन, चाइना सिविलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव? तो जो मेसोपोटामिया है, इजिप्ट सिविलाइजेशन है, चाइना सिविलाइजेशन है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ ही चल रहा था। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड अ हायरार्चिकल सोशल स्ट्रक्चर? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या उसका हायरार्चिकल सोशल स्ट्रक्चर था क्या? तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है क्या है, पूरे तरीके से गलत है। ये स्टेटमेंट दिया गया है वो पूरे तरीके से गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या होगा इसका आंसर? फॉल्स होगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ग्रेट बाथ इज एसोसिएटेड विथ विच इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी? अब जो ग्रेट बाथ है वो किस इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी के साथ एसोसिएटेड है? किस शहर में था? क्या हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, लोथल में, या कालीबंगन में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कहाँ? मोहनजोदाड़ो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मोहनजोदाड़ो। जो ग्रेट बात है वो कहाँ देखने को मिला था? मोहनजोदाड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हम लोग। द सिटाडेल एंड लोअर टाउन वर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ? अब ये जो सिटाडेल की बात होती है और जो लोअर टाउन की बात होती है, ये किस सिटीज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं? बताइए आप लोग। ए हड़प्पन सिटी, बी वैदिक सेटलमेंट, सी मौर्यन सिटी, या डी गुप्ता सिटी? तो क्या होगा इसका आंसर? पहली बात, हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं इंडस वैली, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो। अब उसमें वैदिक, मौर्यन और गुप्ता आएगा तो कहीं हमको लगता नहीं है गलत होगा ये ऑप्शन। तो अगर थोड़ा सा हम लोग यूज करें ब्रेन को तो क्या होगा इसका सही आंसर? सिटाडेल और जो लोअर टाउन है वो आपको कहाँ यूज किया गया था? हड़प्पन सिटी में यूज किया गया था। बहुत ध्यान से इसको देखना है हम लोग को, ठीक? कहाँ यूज किया गया था? हड़प्पन सिटी। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ये। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर प्रीडोमिनेटली? अब जो पीपल द इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो प्रीडोमिनेटली क्या थे? पॉलीथियस्टिक, मोनोथियस्टिक, एथियस्टिक, या एनिमिस्टिक? एक भगवान को मानने वाले, किसी भगवान को नहीं मानने वाले, ठीक? या एक से ज्यादा भगवान को मानने वाले, या जानवरों को मानने वाले, जानवरों की पूजा करने वाले? तो कौन थे वो लोग? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉलीथियस्टिक। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पॉलीथियस्टिक। पॉलीथियस्टिक इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सील फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर मेड ऑफ? अब जो सील मिल रही थी, मुद्राज मिल रही थी, वो किस चीज से बनी हुई थी? कॉपर से, सिल्वर से, गोल्ड से, टेराकोटा से? तो क्या लगता है आपको? टेराकोटा मिट्टी से बनी तो रहेंगी नहीं, क्योंकि भाई मुद्रा है, कहीं ना कहीं से हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रेड करने के लिए यूज कर रहे हैं। गोल्ड से बनी होंगी नहीं, सिल्वर से बनी होंगी नहीं, क्योंकि पीछे बताए हैं ज्यादा प्रीशियस है ये। तो किससे बनी थी उस समय? जो आपके सील फाउंड हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो किस चीज की बनी हुई थी? तो वो बनी हुई थी किसकी? आपकी कॉपर की। करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉपर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेडेड विद विच रीजन फॉर लैपिस लाजुली? द इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेडेड विद विच रीजन फॉर लैपिस लाजुली? अब इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके साथ ट्रेड कर रहा था? जो रीजन था किसका? लैपिस लाजुली। तो मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना, या सेंट्रल एशिया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्या? सेंट्रल एशिया। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सेंट्रल एशिया। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्राइमरली यूज्ड फॉर? अब जो स्क्रिप्ट थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए वो किस चीज के लिए यूज किए जा रहे थे? क्या रिलीजियस टेक्स्ट लिखने के लिए, या रिकॉर्ड्स कर रहे थे वो लोग ट्रेड्स का खाता तो बनाते हैं ना हम लोग, या तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, या खुद के पर्सनल करस्पॉन्डेंस के लिए यूज कर रहे थे? किस चीज के लिए यूज कर रहे थे? तो वो लोग यूज कर रहे थे स्क्रिप्ट का किस चीज के लिए? ट्रेड के रिकॉर्ड्स करने के लिए। किस लिए? ट्रेड के रिकॉर्ड्स करने के लिए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इकोनॉमी? अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमी है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? पहला, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बारे में आप जान रहे हैं, ठीक? एक्सचेंज ऑफ कम्युनिटी एंड गुड्स।
दूसरा विदाउट यूजिंग द मनी, दूसरा चीज क्या, यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर, उस समय स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर का यूज किया जा रहा था, ट्रेड हो रहा था डिस्टेंट लैंड्स के साथ, या मोनेटाइजेशन। तो कौन सा इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, मोनेटाइजेशन उस समय नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था उस समय, मोनेटाइजेशन उस समय नहीं हुआ था। ये इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन का इकोनॉमी का। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ग्रेजुअल एंड नॉट एब्रप्ट। जो डिक्लाइन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो कहीं ना कहीं ग्रेजुअल नहीं था एंड एब्रप्ट नहीं था। वो ग्रेजुअल था, एब्रप्ट नहीं था, ठीक, वो होना था ही उनका। तो क्या ये सही है या गलत, तो दिस स्टेटमेंट इज क्या, ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट नोन फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले किस मेटल के बारे में नहीं जान रहे थे, कॉपर तो पक्का जान रहे थे, ठीक, हर जगह यूज देखने को मिला। ब्रॉन्ज और आयरन और गोल्ड, तीन में से कंफ्यूजन हम लोग को हो रहा है, क्या नहीं जान रहे थे, तो वो लोग जान किसके बारे में रहे थे, ब्रॉन्ज के बारे में। किसके बारे में नहीं जान रहे थे, ब्रॉन्ज के बारे में। ब्रॉन्ज जब का, क्योंकि क्या होता है बाद में स्टार्ट होता है। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को कौन सा सिविलाइजेशन बोला जाता है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को बोला जाता है क्या, सरस्वती सिविलाइजेशन। क्या बोला जाता है, सरस्वती सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज सरस्वती सिविलाइजेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका लास्ट क्वेश्चन भी होगा। टोटल 30 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से लिए मैंने आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब मैं बता दूं पहले इसका आंसर। द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज, जो आपका सबसे लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है इंडिया का, वो कौन सा साइट है बताइए। तो तब से ऊपर से क्या पढ़ते आ रहे हैं, हड़प्पन हड़प्पन पढ़ते आ रहे हैं, तो लार्जेस्ट हड़प्पन साइट कहाँ पे होगा, हड़प्पा में होगा। कहाँ पे होगा, हड़प्पा में होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, 30 MCQs की सीरीज की। ये वीडियोस आपको डेली मिलते रहेंगे, डेली 30 MCQs में कंटिन्यूसली आपको प्रोवाइड करता रहूंगा हर चैप्टर का। कोशिश मेरी यही होगी कि ये 30 MCQs से क्या होगा, आपका ओवरऑल जितना भी चैप्टर है वो कहीं ना कहीं कवर हो जाए। ऐसा कुछ एग्जाम में ना है जिसमें आपको क्या हो, कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी हो। ओके, मेरी कोशिश यही रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल शिवम एकेडमी पे। आज मैं प्रियेश आपके सामने क्या लाया हूँ, हिस्ट्री के MCQ सीरीज जो कि मैंने स्टार्ट की थी। आज उस वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे डिस्कस, जो आपकी हिस्ट्री क्लास 12th की NCERT है उसका जो चैप्टर नंबर 2 है उससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन होंगे मैं क्या करूंगा, आज आपको कराने की कोशिश करूंगा। ये हेल्पफुल होगी क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए भी, और साथ ही साथ जो बच्चे एंट्रेंस देने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा CVTs का। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द अर्थशास्त्र एट्रीब्यूटेड टू कौटिल्य डील्स प्राइमरली विद। जो अर्थशास्त्र एट्रीब्यूट है किसका, कौटिल्य का, प्राइमरली वो किससे डील करते हैं, तो प्राइमरली किससे डील करते हैं वो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर इज स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिटिक्स। प्राइमरली डील किससे करते थे वो, स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटिक्स से डील करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच रूलर इज एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। कौन सा रूलर आपका एसोसिएटेड है, मतलब सम्मिलित है किससे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर से। तो क्या लगता है इसका सही आंसर आपको, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या पुष्यमित्र शुंगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मौर्य एम्पायर की बात हो रही है तो किसका नाम लेंगे हम, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। द टर्म धम्मा इन द एडिक्ट्स ऑफ अशोका रेफर्स टू। जो टर्म है धम्मा, जो कि एडिक्ट है किसमें, अशोका, उससे क्या आप समझते हैं, धम्मा का मतलब क्या होता है, क्या रिलीजियस कन्वर्जन, मोरल ड्यूटी और राइटसनेस, रॉयल डिक्रीज या टैक्सेशन पॉलिसीज। धम्मा का मतलब टैक्सेशन पॉलिसीज तो हमें लगता है कि होता होगा। रॉयल डिक्रीज होता है क्या, कि धम्मा का मतलब है कि मॉरल ड्यूटीज को फॉलो करना और हमेशा सही चीज को करना। या रिलीजियस कन्वर्जन, रिलीजन को कन्वर्जन करना। तो क्या लगता है इसका सही आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका मॉरल ड्यूटी और राइटसनेस। क्या इसका सही आंसर होगा, मॉरल ड्यूटी और राइटसनेस का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर वाज। मौर्यन एम्पायर का जो कैपिटल था वो कौन सा था, पाटलिपुत्र है, तक्षशिला है, उज्जैन है या वैशाली है।
तो आई होप कि आपको इसका सही आंसर पता होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र था वो आपके मौर्य एम्पायर का क्या था? कैपिटल था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? जो चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार था वहां पे कौन सा ग्रीक एम्बेसडर या कह लीजिए ग्रीक दूत वहां पे सबसे पहले गया था? तो क्या मेगास्थनीस गया था, सेलुकस गया था, अलेक्जेंडर गया था या हेरोडोटस गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्या? मेगास्थनीस। जो मेगास्थनीस था ये ग्रीक एम्बेसडर था जो कि कहाँ गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नोन फॉर इट्स। जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था वो आपका किस लिए जाना जाता था? जो मौर्य लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, जो भी इनकी न्यायपालिका थी मतलब कार्यपालिका थी, ये आखिर करते क्या थे? क्या एडमिनिस्ट्रेशन करते थे? तो क्या सेंट्रलाइज नेचर थे, डिसेंट्रलाइज नेचर के थे, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था या यहाँ पे एनार्की सिस्टम चल रहा था? तो क्या लगता है आपको? यहाँ पे चल रहा था क्या? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेंट्रलाइज नेचर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेंट्रलाइज नेचर के थे वो। जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या था? सेंट्रलाइज नेचर के लिए जाना जाता था आपने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द अर्थशास्त्र प्रोवाइड डिटेल इंस्ट्रक्शंस ऑन। जो अर्थशास्त्र है वो आपको किस चीजों पे डिटेल इंस्ट्रक्शन देगा, मतलब किस चीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? क्या मिलिट्री स्ट्रेटेजी, क्या टैक्सेशन पॉलिसीज, क्या गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन या ऑल ऑफ द अबव? मिलिट्री के बारे में, टैक्सेशन पॉलिसीज के बारे में, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन करना इसके बारे में या सारे के सारे बारे में? तो आपको पता होना चाहिए जब हम लोग एमसीक्यूज की बात करते हैं जहां हमको ऑप्शन डी दिखेगा ऑल ऑफ द अबव, तो 98% चांस सही होता है कि क्या हो वो सही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। बल्कि ये तो सही है, इसको तुक्का नहीं लगाना है। इसको हम लोग पढ़ के भी कर सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र था उसमें मिलिट्री स्ट्रेटेजी, टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन सबके बारे में लिखा हुआ था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका आर प्राइमरली रिटन इन विच लैंग्वेज? जो मेजर रॉक एडिक्ट था अशोका का आखिर प्राइमरली किस लैंग्वेज में लिखा गया था? प्राकृत, संस्कृत, पाली या अरामिक? तो क्या लगता है आपको इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है प्राकृत लैंग्वेज में। इसका सही आंसर क्या है? प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत लैंग्वेज में जो अशोका के एडिक्ट्स हैं प्राइमरली वो रिटन थे। प्राकृत क्या है? ये लैंग्वेज है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। विच रूलर सक्सीडेड अशोका एज द मौर्यन एम्परर? अब कौन सा रूलर था जो कि सक्सीड किया था अशोका को एज द मौर्यन एम्परर? क्या बिंदुसार, क्या चंद्रगुप्त सेकंड, क्या अशोका सेकंड या समुद्रगुप्त? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या? बिंदुसार। इसका सही आंसर क्या होगा? बिंदुसार। जो बिंदुसार थे उन्होंने सक्सीड किया था अशोका को एज द मौर्यन एम्परर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ डंडा इन द अर्थशास्त्र रिफर्स टू। जो कॉन्सेप्ट है डंडा का आपका अर्थशास्त्र में आखिर वो किस चीज को दर्शाता है? क्या टैक्सेशन को दर्शाता है कि डंडा मतलब पनिशमेंट होता है, या लैंड रेवेन्यू होता है, या डिप्लोमेसी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डंडा का मतलब स्कूल में जब टीचर डंडा उठाते हैं किस लिए उठाते हैं? पनिशमेंट देने के लिए। तो अर्थशास्त्र में भी जो डंडा का मतलब वो किस लिए है? वो है पनिशमेंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? पनिशमेंट से रिलेटेड है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। द टर्म महामता इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन रेफर टू। जो टर्म है महामता जो कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया गया था आखिर वो किस चीज को रिफर करता है? क्या टैक्स कलेक्टर का मतलब महामता होता है? क्या विलेज हेडमैन का मतलब महामता होता है? क्या चीफ मिनिस्टर का मतलब महामता होता है? या मिलिट्री कमांडर का मतलब महामता होता है? तो जो महामता है वो आखिर किस चीज से रिफर करता है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में? जो टर्म महामता है वो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में किस लिए रिफर करता था? क्या टैक्स कलेक्टर के रूप में, या विलेज हेडमैन के रूप में, चीफ मिनिस्टर को कहते थे, या मिलिट्री कमांडर को कहते थे? तो आपको क्या लग रहा है इसका सही आंसर क्या होगा? महामता। महामता का मतलब साफ साफ ये होता है कि क्या किसी हेड के बारे में बात हो रही है। अब वो हेड कौन होंगे? तो जो चीफ मिनिस्टर उस समय होते थे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में उसको हम लोग क्या कहते थे? महामता कहते थे। किसको? जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते थे? महामता कहते थे। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द मौर्यन एम्पायर डिक्लाइंड अराउंड। जो मौर्यन एम्पायर था आखिर उसका पतन कब हो गया? क्या 200 BCE में, क्या 400 CE में, क्या 1000 CE में, या 1500 BCE में? इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो जो आपका 200 BCE है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जो 200 BCE है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इस समय क्या हुआ था, जो मौर्यन एम्पायर है उसका कहीं ना कहीं पतन हो चुका था, उसका डिक्लाइन हो गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द वैदिक पीपल वॉज, जो वैदिक पीपल है उनका मेजर ऑक्यूपेशन क्या था? क्या वो खेती किया करते थे, एग्रीकल्चर? क्या वो ट्रेडिंग करते थे? क्या वो फिशिंग करते थे या हंटिंग करते थे, जंगलों में जाके जानवरों को मारा करते थे? तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? तो जहां भी बात होती है मेजर ऑक्यूपेशन की और जहां एग्रीकल्चर हम लोग को दिख जाए, या तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन की बात होगी या तो मेजर। तो मेजर ऑक्यूपेशन वैदिक पीपल का क्या था? एग्रीकल्चर करना। क्या था? एग्रीकल्चर करना। इसका सही आंसर क्या होगा? एग्रीकल्चर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जो टर्म जनपदा है रिफर्स टू, द टर्म जनपदा रिफर्स टू, जनपदा का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है टैक्स कलेक्शन। जनपदा, जन का मतलब अगर हम लोग देखें ध्यान से तो जन मतलब तो लोग होता है, ऐसा कुछ हम लोग को लग रहा है। पर देखते हैं टैक्स कलेक्शन होगा क्या? नहीं लग रहा हम लोग को। बी ऑप्शन क्या दिया है? रिपब्लिक दिया हुआ है। सी ऑप्शन क्या दिया है? ट्राइबल टेरिटरी दिया है। डी ऑप्शन क्या दिया? मोनार्की। जन मतलब जब लोग होते हैं, अब पद मतलब उस जगह होता है, तो हमको तो सही ऑप्शन क्या लग रहा है? लोग की बात हो रही है कहाँ? ट्राइबल वाले में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्या? ट्राइबल टेरिटरी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्राइबल टेरिटरी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो ट्राइबल टेरिटरी है वो इसका सही आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच सिटी इज एसोसिएटेड विद द महाजनपदा? महाजनपदा से रिलेटेड कौन सी सिटी है? उज्जैन, पटना, वाराणसी या ऑल ऑफ द अबव? तो मैं आपको बता दूं, उज्जैन से रिलेटेड ये तीनों के तीनों हैं। ऑल ऑफ द अबव क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। जो महाजनपदा है उससे रिलेटेड उज्जैन भी है, पटना भी है, वाराणसी भी है। इन तीनों को उस समय क्या कहा जाता था? महाजनपदा कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। द सभा एंड समिति वर असेंबलाइज इन द, जो सभा और समिति है ना, आखिर वो कहाँ पे असेंबलाइज हम लोग को देखते थे? क्या वो वैदिक पीरियड के समय में, क्या मॉडर्न पीरियड के समय में, या गुप्ता पीरियड के समय में, या कुशाना पीरियड के समय में? तो इसका सही आंसर क्या लग रहा है आपको? जो सभा और समिति है वो कहाँ हम लोग को दिखता था असेंबलाइज? वैदिक पीरियड में। कहाँ पे दिखता था? वैदिक पीरियड में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? वैदिक पीरियड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। द अर्थशास्त्र क्लासिफाइज सोसाइटी इनटू हाउ मेनी वर्णास? जो अर्थशास्त्र है आखिर वो सोसाइटी को कितने वर्ण में क्लासिफाई कर दिया, कितने वर्ग में डिवाइड कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए कहता है 2, ऑप्शन नंबर बी कहता है 3 वर्ग में, ऑप्शन सी कहता है 4 वर्गों में, ऑप्शन डी कहता है 5 वर्गों में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आखिर अगर हम लोग देखें तो जो अर्थशास्त्र है वो सोसाइटी को 4 वर्णों में डिवाइड किया था। कितने वर्णों में डिवाइड किया था? 4 वर्णों में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 4। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। विच डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यास इन मगध? कौन से डायनेस्टी थी जो सक्सीड की किसको? मौर्यास को। कहाँ पे? मगध में। क्या शुंगा डायनेस्टी थी? क्या गुप्ता डायनेस्टी थी? क्या कुषाण डायनेस्टी थी? या सातवाहना डायनेस्टी थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा शुंगा डायनेस्टी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो शुंग डायनेस्टी था वो क्या किया था? सक्सीड किया था मौर्यास को। कहाँ पे? मगध में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म महाजनपदा रिफर टू, ऊपर हम लोग ने महाजनपदा के बारे में जाना, जनपदा के बारे में जाना। अब देखिए, अब ये क्या जानेंगे हम लोग कि महाजनपदा का मतलब आखिर होता क्या है। ऑप्शन ए दिया है ग्रेट एम्पायर्स, ऑप्शन बी दिया है ग्रेट किंग, ऑप्शन सी दिया ग्रेट असेंबली या ग्रेट टेरिटरी। ग्रेट एम्पायर मतलब क्या? बहुत बड़े बड़े जो यहाँ पे किंगडम्स रजवाड़े हैं उसको कह लीजिए, या बहुत बड़े राजा ग्रेट किंग। ग्रेट असेंबली बहुत बड़ी सभा होती है। ग्रेट टेरिटरी, टेरिटरी जो है वो बहुत बड़ा है, राज्य का विस्तार जो है, जो एरिया बाउंड्री है वो बहुत बड़ी है। इसका सही आंसर क्या होगा? महाजनपदा का मतलब होता था ग्रेट टेरिटरी। महाजनपदा का मतलब क्या होता था? ग्रेट टेरिटरी। से क्या होगा? सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म राजा ओरिजिनली मीन, राजा का मतलब क्या होता है? इसका आंसर तो आप उसी तरह बता सकते हैं। ए ऑप्शन दिया है किंग, बी दिया है चीफ, सी दिया प्रीस्ट, डी दिया वॉरियर। प्रीस्ट मतलब क्या होता है? पुजारी। वॉरियर मतलब क्या होता है? आप जानना, जो लड़ते हैं। चीफ मतलब किसी के चीफ कमांडर, या तो किंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको इसका करेक्ट आंसर पता है? राजा का जो मतलब होता है यहाँ पे क्या होता है? राजा का मतलब यहाँ पे चीफ से है, ना कि किंग से है। राजा मतलब किससे है? चीफ से है, ना कि किंग से है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द वैदिक पीरियड
द वैदिक पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डोमिनेंस ऑफ विच रिचुअल। जो वैदिक पीरियड था आखिर वो जो किस चीज से कैरेक्टराइज था, वहां पे कौन से रिचुअल्स थे जो कि ज्यादा डोमिनेंस में थे। या तो सैक्रिफाइस, ऑप्शन नंबर ए दिया सैक्रिफाइस कर देना, लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा त्याग करते थे। ऑप्शन बी, वहां लोग मेडिटेशन बहुत करते थे। ऑप्शन सी, वहां पिलग्रिमेज जो थे, भगवान के मंदिर जो है वो बहुत थे। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका, फास्टिंग, लोग भूखे बहुत रहते थे, मतलब क्या व्रत व्रत करते थे बहुत ज्यादा। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा, जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा इसका, जो वैदिक टाइम के पीरियड के लोग थे वो सबसे ज्यादा जो रिचुअल परफॉर्म करते थे वो कौन सा था, सेक्रीफाइस। कौन सा था, सेक्रीफाइस, वो लोग बहुत ज्यादा किया करते थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द कैपिटल ऑफ शुंगा डायनेस्टी वॉज, जो शुंगा डायनेस्टी है उसका कैपिटल क्या था, तो शुंगा डायनेस्टी का कैपिटल क्या था, उज्जैन। शुंगा डायनेस्टी का कैपिटल क्या है, उज्जैन। उज्जैन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो शुंगा डायनेस्टी का कैपिटल क्या है, उज्जैन होगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म जनपदा लिटरली मीन्स, जो टर्म जनपदा है उसका मतलब आखिर क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं, लैंड ऑफ द पीपल, लैंड ऑफ द गॉड्स, लैंड ऑफ द फॉरेस्ट या लैंड ऑफ द रिवर। जनपदा, जन मतलब क्या होता है, लोग होता है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लैंड ऑफ द पीपल। लैंड ऑफ द पीपल इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मैंने ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका ऑप्शन सही है। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। द मॉडर्न इकोनॉमी वॉज प्राइमरली बेस्ड ऑन, जो मॉडर्न इकोनॉमी है प्राइमरली वो किस चीज पे बेस्ड थी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री या ऑल ऑफ द अबव। तो जो मॉडर्न इकोनॉमी आखिर वो किस पे बेस्ड है, खेती करने पे, ट्रेड करने पे, इंडस्ट्री करने पे, ऑल ऑफ द अबव। बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको ऑप्शन क्या दिखे, ऑल ऑफ द अबव दिखे तो उसको आप सही नहीं मानेंगे, ठीक। जो मॉडर्न इकोनॉमी है वो किस पे बेस्ड थी, तो मॉडर्न इकोनॉमी बेस्ड थी किस पे, एग्रीकल्चर के ऊपर। मॉडर्न इकोनॉमी किस पे बेस्ड थी, एग्रीकल्चर के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड थी। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, प्राइमरली बेस्ड ऑन, तो प्राइमरली किस पे बेस्ड था, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था। किस पे बेस्ड था, एग्रीकल्चर के ऊपर। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड द एम्पायर इनटू, जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अपने एम्पायर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, क्या प्रोविंसेस में, क्या डिस्ट्रिक्ट में, क्या सर्किल में, या कह लीजिए ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा इन द मॉडर्न पीरियड रिफर टू, अब जो मॉडर्न पीरियड के समय जो कॉन्सेप्ट चल रहा था धर्म का, आखिर उससे क्या समझते हैं हम लोग, उससे क्या मतलब था। ऑप्शन ए रिलीजियस ड्यूटी से मतलब था, ऑप्शन बी सोशल ड्यूटी से, ऑप्शन सी रॉयल ड्यूटी से, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। विच रूलर इज एसोसिएटेड विद द रॉक कट केव्स एट बार्बर एंड नागार्जुनी हिल, कौन सा रूलर था जो कि रिलेटेड, किससे एसोसिएटेड था, किससे जुड़ा हुआ था, जो आपके रॉक कट केव्स थे, पत्थरों को काट के जो गुफाएं बनाई गई थी कहाँ पे, जो बाराबर है वहां पे और नागार्जुनी हिल में। तो कौन सा रूलर है जो उससे रिलेटेड है, अशोका, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या अजात शत्रु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या आपका, अजात शत्रु। जो अजात शत्रु है कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है इससे। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। द मौर्यन एम्पायर वॉज फाउंडेड इन, मौर्यन एम्पायर को फाउंड कब किया गया था, मौर्यन एम्पायर को फाउंड कब किया गया था, तो आप इसको याद रखेंगे 3rd सेंचुरी बीसी में। कब, 3rd सेंचुरी बीसी में मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया गया था। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। द मौर्यन एम्पायर एक्सटेंडेड इट्स कंट्रोल अप टू, जो मौर्यन एम्पायर है उन्होंने अपना कंट्रोल कितने एरिया तक का बनाया था, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार या ऑल ऑफ द अबव। तो जो मौर्यन एम्पायर है कहीं ना कहीं क्या करते थे, अपने एम्पायर को बहुत ज्यादा एक्सटेंड किए थे। तो श्रीलंका, अफगानिस्तान और म्यांमार इन सब जगह पे क्या था, मौर्यन एम्पायर का कहीं ना कहीं कंट्रोल था, वहां तक थे पूरा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब हम आ गए हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पे, और अंतिम क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने वीडियो को स्टॉप कर देंगे। आई होप कि आपको एक जो वीडियो सीरीज है एमसीक्यूज की पसंद आ रही होगी। आपको अगर पसंद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको जो वीडियो सीरीज है पसंद आ रही है, या आप और कैसा क्वेश्चन चाह रहे हैं हमसे, तो आपके डिमांड से क्या किया जाएगा, कहीं ना कहीं पूरा किया जाएगा, ठीक। अब मैं कोशिश ये करूँगा कि वीडियोज़ आपको मिलती रहे, बाकी तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे
ताकि क्या हो, जो सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम है कहीं ना कहीं उसको हम लोग क्या कर पाए, क्वालिफाई कर पाए। लास्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म ग्राम रेफर्स टू, जो टर्म ग्राम है उससे क्या समझते हैं हम। अब ग्राम का मतलब आप जान ही रहे हैं, विलेज होगा, टाउन होगा, सिटी होगा या कैपिटल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द टर्म ग्राम रेफर्स टू अ विलेज। जो ग्राम से हम क्या समझते हैं, उसका मतलब होता है विलेज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई होप कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। तो आप अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवम एकेडमी पे। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ हमारे जो हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 3 का वीडियो। आज चैप्टर का नाम क्या है, किनशिप कास्ट एंड क्लास, जो कि आपके 12th की हिस्ट्री एनसीईआरटी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द जजमानी सिस्टम। जो जजमानी सिस्टम उस समय चल रहा था उसमें से नीचे उसका एक फीचर दिया हुआ है, वो हम लोग को बताना है। तो पहला, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ गुड, क्या वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स पे बेस्ड था। दूसरा, इट इज फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर, क्या एक बॉन्डेड लेबर का फॉर्म है, मतलब बधुआ मजदूर का फॉर्म है। तीसरा, इट इज अ सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज बेस्ड ऑन अ कास्ट, क्या ये सिस्टम इकोनॉमिक एक्सचेंज का जो कि कास्ट पे बेस्ड था। फोर्थ क्या बोल रहा है, इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेवलेंट इन अ रूरल एरिया, कि ये कोई ट्रेड से रिलेटेड चीज है जो कि रूरल एरिया में चल रहा था। तो आपको इसका सही आंसर क्या लगता है, इसका सही आंसर क्या होगा, जो जजमानी सिस्टम था वो सिस्टम था इकोनॉमिक एक्सचेंज का, जो कि किस चीज पे बेस्ड था, कास्ट पे बेस्ड था। तो जो ऑप्शन नंबर सी इसका है वो क्या होगा, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म जजमानी रिफर्स टू, ये जो टर्म जजमानी है उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए विलेज काउंसिल, ऑप्शन बी विलेज मार्केट, ऑप्शन सी इंटर कास्ट मैरिज, या ऑप्शन डी कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल सिस्टम। विलेज का कोई काउंसिल है, सभा वभा है, विलेज की किसी मार्केट को जजमानी कहते हैं, या एक मतलब एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट में जाके शादी करो उसे इंटर कास्ट मैरिज कहते हैं। और कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल सिस्टम, ये कास्ट के ऊपर बेस्ड ऑक्यूपेशनल सिस्टम मतलब कमाने का जरिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जजमानी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, एक कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल सिस्टम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who among the following would not be considered a part of the जजमानी सिस्टम, किसको जजमानी सिस्टम का पार्ट नहीं बना सकते हम लोग। ऑप्शन नंबर ए पॉटर, पॉटर मतलब जानना घड़े उड़े बनाने वाला। ऑप्शन नंबर बी प्रीस्ट, कोई मंदिर का पुजारी। ऑप्शन नंबर सी आपका टीचर होता है। और ऑप्शन नंबर डी आपका मर्चेंट, जो कि सेल करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो मर्चेंट होता है ना, मर्चेंट को हम लोग इसका पार्ट नहीं बना सकते जजमानी सिस्टम का। मर्चेंट को हम लोग जजमानी सिस्टम का पार्ट नहीं बना सकते। सो द करेक्ट आंसर इज मर्चेंट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द जजमानी सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जजमानी सिस्टम किस चीज के ऊपर कैरेक्टराइज करता है। कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, फ्री चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, किसी को भी पूरा फ्री चॉइस दिया गया ऑक्यूपेशन चुनने का, सोशल मोबिलिटी के ऊपर, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, अभी हम लोग ने ऊपर ही पढ़ा है, कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। क्या, कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following best describes the relation between जजमान एंड कामीन। अब जो जजमान है उसका रिलेशन और कामीन क्या है। अब पहली बात तो हमको ये जानना जरूरी है कि जजमान क्या है और कामीन क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, ये टर्म किस चीज के लिए यूज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, एक जो काम करवाता है एक जो काम करता है। ऑप्शन नंबर बी क्रेडिटर डेटर, मतलब उधार लेने वाला उधार देने वाला। ऑप्शन नंबर सी लैंडलॉर्ड और टेनेंट, लैंडलॉर्ड मतलब जान ही रहे हैं, लैंडलॉर्ड कौन होता है, मकान का मालिक होता है, टेनेंट जो उसके घर में रह रहा हो। ऑप्शन नंबर टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। जजमान मतलब जो वर्क करवा रहा है वो, और कामीन मतलब कौन, जो उसके साथ वर्क कर रहा है। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। द सिस्टम ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल being employed to play drums and musical instrument at wedding and funerals is an example of, जो सिस्टम चला आ रहा था, जैसे कुछ लोग डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उन लोग का काम क्या था कि वो लोग कहीं भी जाते थे शादियों में, या कोई मर जाता तो उसके यहाँ जाके ड्रम्स को बजाने का काम करते थे। तो ये सिस्टम क्या है, किस चीज का एग्जाम्पल है, क्या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है, क्या ऑक्यूपेशनल एक स्पेशलाइजेशन का एग्जाम्पल है,
ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, सोशल वेलफेयर या रिलीजियस ट्रेडिशन। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, सोशल वेलफेयर या रिलीजियस ट्रेडिशन। तो ये लोग कहाँ पे जाकर ढोलक को बजाया करते थे, ये ड्रम्स को प्ले करा करते थे। तो ये जो एग्जाम्पल है आखिर वो किस चीज़ का एग्जाम्पल, क्या चीज़ वो दर्शाता था? तो वो आपका क्या दर्शाता था? वो आपका दर्शाता था ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। क्या दर्शाता था? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन को दर्शाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द जजमानी सिस्टम हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड फॉर। जो जजमानी सिस्टम था आखिर क्यों उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था इतना? ऑप्शन ए, क्या वो प्रमोट करता था सोशल इक्वालिटी को? ऑप्शन बी, क्या वो रिस्ट्रिक्ट करता था इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को, रोकता था इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को? ऑप्शन नंबर सी, क्या वो इनकरेज करता था मॉडर्नाइजेशन को? या ऑप्शन नंबर डी, वो प्रमोट करता था इंडिविजुअलिज्म को? तो क्या लगता है आपको इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर होगा, रिस्ट्रिक्टिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज से कहीं ना कहीं रोक लगाता था। कौन? जो जजमानी सिस्टम था वो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म डोमिनेंट कास्ट रिफर्स टू। डोमिनेंट कास्ट सब क्या समझते हैं? डोमिनेंट मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, किसी को भी दबाना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया, द मोस्ट पॉपुलर कास्ट इन अ विलेज, जो सबसे पॉपुलर कास्ट हो विलेज में। ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक वेल्थीएस्ट कास्ट इन अ विलेज, ऐसी मतलब ऐसे कास्ट के लोग जो कि क्या बहुत ज़्यादा वेल्थी हो, बहुत ज़्यादा रिच हो विलेज में। ऑप्शन नंबर सी, द पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल कास्ट इन अ विलेज, जो कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हो कहाँ पे? विलेज में। और या तो ऑप्शन नंबर डी, जो वर्ण सिस्टम चल रहा था इसमें 4 होते हैं, उसमें से सबसे हाईएस्ट वाला जो कास्ट है उसको दर्शाता है डोमिनेंट कास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल कास्ट इन अ विलेज। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू एड्रेस द इशू ऑफ। जो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट है आखिर वो किस चीज़ को शो करता है, क्या एड्रेस देता है? आज के समय में भी क्रीमी लेयर को यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी, ये रिजर्वेशन बेनिफिट्स को दर्शाता है। ये ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को दर्शाता है। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये आपका दर्शाता है किसको? ये दर्शाता है आपका रिजर्वेशंस के बेनिफिट्स को। किसको? रिजर्वेशंस के बेनिफिट्स को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिजर्वेशन बेनिफिट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म अनटचेबिलिटी वॉज ऑफिशियली एबॉलिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन। जो टर्म अनटचेबिलिटी है, अछूत वाला, इसको फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कब खत्म कर दिया गया? ए 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ, बी 1950 में, सी 1965 में, या डी 1975 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आज़ादी के समय तो नहीं, पर आज़ादी के कुछ समय बाद इसको क्या किया था? खत्म कर दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 1950। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कास्ट सिस्टम इज नॉट ट्रू। इसमें से जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो कास्ट सिस्टम का मतलब सही एग्जांपल, सही स्टेटमेंट नहीं है। क्या? पहला देखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन बर्थ। ये जन्म के ऊपर बेस्ड है। ये हायरार्चिकल होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है। ये रिजिड और इम्यूटेबल है, चेंज नहीं किया जा सकता। ये एक रीसेंट फिनोमेना है, मतलब हाल ही के समय में देखने को मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे मेन चीज जो डी नंबर का ऑप्शन है, कौन है कि रीसेंट फिनोमेना है। कास्ट सिस्टम कभी जिंदगी में रीसेंट फिनोमेना हो सकता है? नहीं। कास्ट सिस्टम आज से थोड़ी है, कास्ट सिस्टम बहुत पुरानी प्रथा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सही स्टेटमेंट नहीं दिया है कास्ट सिस्टम के ऊपर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द कास्ट सिस्टम इज क्लोजली लिंक्ड विद द इकोनॉमिक सिस्टम बिकॉज। जो कास्ट सिस्टम है उसका लिंक इकोनॉमिक सिस्टम के साथ भी है। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम? ऑप्शन नंबर ए, इट डिटरमाइंस द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ये क्या दर्शाता है? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। या बी, इट अफेक्ट द डिवीजन ऑफ लेबर एंड इकोनॉमिक पावर। या सी, इट्स प्रमोट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है। या ऑप्शन नंबर डी, ये डिटरमाइन करता है आपके एजुकेशन सिस्टम को। तो इसका सही आंसर क्या लग रहा है आपको? इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी वाला, इट अफेक्ट्स, सॉरी जस्ट वेट, इट अफेक्ट्स द डिवीजन ऑफ लेबर एंड इकोनॉमिक पावर। इसका सही आंसर क्या होगा? इट अफेक्ट द डिवीजन ऑफ लेबर एंड इकोनॉमिक पावर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म दलित मीन, दलित का मतलब क्या होता है? ए ऑप्रेस्ड,
बी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा एजुकेटेड, सी वॉरियर योद्धा, डी प्रीस्ट किसी मंदिर के पुजारी को प्रीस्ट दलित कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑपरेस्ट। ऑपरेस्ट का मतलब क्या होता है? दलित होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म शेड्यूल कास्ट रेफर टू, शेड्यूल कास्ट से क्या समझते हैं? पहला, ऐसा कास्ट जो कि लिस्ट किया होगा 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा, ऐसा कास्ट जो कि लिस्टेड हो 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तीसरा, ऐसा कास्ट जो कि लिस्टेड हो 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ये ऑप्शन नंबर डी, कास्ट लिस्टेड कहाँ पे हो? 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शेड्यूल कास्ट कहाँ पे लिस्टेड किए गए हैं? शेड्यूल कास्ट आपके लिस्टेड किए गए हैं 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द मंडल कमीशन वॉज सेटअप टू, मंडल कमीशन क्यों सेटअप किया गया था? पहला, वुमेन्स के स्टेटस को स्टडी करने के लिए सोसाइटी में। ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्टिगेट करने के लिए करप्शन गवर्नमेंट में हो रहा है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी, एग्जामिन करने के लिए इश्यू ऑफ रिजर्वेशन जो कि बैकवर्ड क्लासेस वालों के लिए है। ये ऑप्शन नंबर डी, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को प्रमोट करने के लिए। तो इसका सही आंसर आपको क्या लग रहा है? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर होगा एग्जामिन द इश्यू फॉर रिजर्वेशन। ये जो मंडल कमीशन है वो आपका किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड आपका रिजर्वेशन से। रिजर्वेशन वालों के लिए क्या बनाया गया था? मंडल कमीशन को बनाया गया था कि किसको कितना ज़्यादा रिजर्वेशन देना है, जो बैकवर्ड क्लास वाले हैं उनके लिए। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। द टर्म हरिजन वॉज यूज्ड बाई, जो टर्म हरिजन किसके द्वारा यूज किया गया है? इसको तो आप जान रहे होंगे, क्या बी आर अम्बेडकर के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या वल्लभ भाई पटेल के द्वारा? तो लोग कंफ्यूज ना हो, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी जी इन्होंने क्या बोला था? हरिजन मतलब सारे लोग किसके हैं? सन ऑफ गॉड। हरि मतलब क्या? भगवान, और जन मतलब लोग। हम सब क्या हैं? भगवान के ही बच्चे हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is a way in which caste influences politics in India? Which of the following in a way in which caste influence politics in India? ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे जो कास्ट है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडिया में? ऑप्शन ए, कास्ट डिटरमाइन द वेदर। कास्ट क्या डिटरमाइन करता है? वेदर को डिटरमाइन करता है। ऑप्शन बी, कास्ट आपका इन्फ्लुएंस कर रहा है वोटिंग के बिहेवियर्स को। ऑप्शन सी, कास्ट डिटरमाइन कर रहा है कि जो स्पोर्ट्स इवेंट है उसका आउटकम क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, कास्ट डिटरमाइन करता है क्या? प्राइस ऑफ गुड्स को, गुड्स के प्राइस को कास्ट डिटरमाइन करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? जो कास्ट है वो कहीं ना कहीं आपको क्या डिटरमाइन कर रहा है? इन्फ्लुएंस करता है वोटिंग के बिहेवियर को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, कास्ट इन्फ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म ब्राह्मणिकल पैट्रियार्ची रिफर्स टू, पैट्रियार्ची का मतलब क्या होता है? ऐसा सोसाइटी जहाँ पे किसका रूल चल रहा हो? जो मेल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो मेल है, कहीं ना कहीं उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे मेल्स का कंट्रोल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैट्रियार्चल सोसाइटी कहते हैं। अब पूछ रहा है जो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्ची है वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, सिस्टम वेयर ब्राह्मण्स डोमिनेट पॉलिटिकल स्फीयर। ऑप्शन बी, सिस्टम वेयर ब्राह्मण्स डोमिनेट इकोनॉमिक स्फीयर। ऑप्शन सी, a system where Brahmins dominate the social and cultural sphere. ऑप्शन नंबर डी, a system where Brahmins dominate the military sphere। क्या पॉलिटिकल को, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर या मिलिट्री, किसको हम लोग मतलब जो ब्राह्मण्स उसको डोमिनेट कर रहे थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या होगा? सही आंसर होगा सोशल और कल्चरल स्फीयर को क्या कर रहे थे? कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे थे। कौन? जो ब्राह्मण्स हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म ब्राह्मणाइजेशन रिफर्स टू, ब्राह्मणाइजेशन का मतलब क्या है आप ये बताइए। ऑप्शन ए दिया है कि ब्राह्मणिकल कल्चर को स्प्रेड करना। ऑप्शन बी दे दिया है कन्वर्जन करना लोगों का ब्राह्मणिज्म में, उनको ब्राह्मण बना देना। ऑप्शन सी दिया है कि डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण इन सोसाइटी, सोसाइटी में जो ब्राह्मण से कहीं ना कहीं डोमिनेट करे लोगों को। ऑप्शन नंबर डी दिया है एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को क्या करना? खत्म कर देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणिकल कल्चर को क्या करना? स्प्लिट करना और ज्यादा फैलाना। इसका सही आंसर क्या होगा? कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणिकल कल्चर है, ब्राह्मण्स को कहीं ना कहीं फैलाना, स्प्रेड करना। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ।
द टर्म संस्कृताइजेशन रिफर्स टू, ब्राह्मणाइजेशन देख लिए, संस्कृताइजेशन क्या होता है? क्या संस्कृत के लैंग्वेज को स्प्रेड करना। ऑप्शन नंबर बी, हम लोग अडॉप्ट कर ले अपर कास्ट प्रैक्टिसेस को, कौन? जो लोअर कास्ट वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? लोगों का कन्वर्जन कर दे बुद्धिज्म के अंदर। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जो वर्ण सिस्टम चल रहे थे, 4 वर्ण चल रहे थे, उसको खत्म कर देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द अडॉप्शन ऑफ अपर कास्ट प्रैक्टिस बाय लोअर कास्ट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुलोमा रेफर्स टू, ये अनुलोमा क्या होता है? ए, क्या इंटर कास्ट मैरिज करना, एक लोअर क्लास सोसाइटी का लोग और उससे से मतलब बिटवीन अ मैन ऑफ अ हायर वर्ना एंड अ वुमेन ऑफ लोअर वर्ना। ये ऑप्शन नंबर बी, इंटर कास्ट मैरिज बिटवीन अ मैन ऑफ लोअर वर्ना एंड वुमेन ऑफ हायर वर्ना। ऑप्शन नंबर सी, इंटर कास्ट मैरिज बिटवीन इक्वल्स, मतलब वो भी हायर वर्ना का ना हो, मतलब वो भी हाई वर्ना का हो तो वुमेन्स भी हाई वर्ना की हो, अगर लोअर वर्ना का मैन है तो लोअर वर्ना की वुमेन भी हो। ऑप्शन नंबर डी, इंटर रिलीजियस मैरिज करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि इंटर कास्ट मैरिज करना, एक मैन हो जो कि क्या हो, हाई वर्ना का हो, और जो वुमेन है वो कौन हो, लोअर वर्ना की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुलोमा कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेटिलोमा, प्रतिलोमा क्या होता है? अनुलोमा जान गया, प्रतिलोमा क्या होता होगा? आप बताइए सर। ये हो सकता है कि पहले जो हाई वर्ना के मतलब मैन था और वुमेन की थी लोअर वर्ना की थी, इसमें क्या हो जाए, मैन जो है वो लोअर वर्ना का हो जाए, वुमेन क्या हो जाए, हाई वर्ना की हो जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे कि हम लोग ने सही अंदाजा लगाया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या होगा कि जो मैन है वो लोअर वर्ना का हो और जो वुमेन है वो क्या हो, हायर वर्ना की हो। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद जो चौथा वीडियो आने वाला वो आपका ये क्लास 12 के एनसीईआरटी का सबसे लास्ट वीडियो होगा, जिसका पार्ट 1 हम लोग क्या करेंगे, पूरे तरीके से कवर कर लेंगे। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा हिस्ट्री एनसीईआरटी का पार्ट 2 क्लास 12 का, जो उसमें जितने भी चैप्टर उन सारे चैप्टर्स को मैं क्या करूँगा, कवर करने की कोशिश करूँगा। हाँ, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। अगर कोई भी डाउट हो वीडियोज़ में तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं पहले ख़त्म कर दूँ। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैंने एक नहीं 2-3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब बताना है कि जजमानी सिस्टम के हिसाब से कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला दिया है, इट इज ए सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज बेस्ड ऑन कास्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या दिया है, इट इज प्रिविलेंट इन अर्बन एरिया, ये अर्बन एरिया में प्रिविलेंट हो रहे थे। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या दिया है, ये कैरेक्टराइज होता है हायरार्चिकल डिवीजन ऑफ लेबर से। तो क्या इसका आंसर पहला वाला सिर्फ सही है, या पहला या तीसरा सही है, या दूसरा और तीसरा वाला सही है, या पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है? एक चीज़ बताइए हमको, तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ दिया हुआ है, पहला क्या दिया है, सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज बेस्ड ऑन कास्ट, दूसरा दिया है प्रेवलेंट इन अर्बन एरियाज। क्या ये सिर्फ अर्बन एरिया में प्रेवलेंट हो रहा होगा? ऊपर तो जजमानी सिस्टम हम लोग गाँव में ही पढ़ के आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये सही है? तो ये जो स्टेटमेंट है आपका कौन सा, ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्या है, गलत है, ये रॉन्ग है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही लग रहा है और ये तीसरा वाला स्टेटमेंट सही लग रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3 ओनली। 1 and 3 ओनली क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वीडियो आपका यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जो कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो नमस्कार, तब तक के लिए। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस एमसीक्यू सीरीज का लास्ट वीडियो। हम लोग ने पार्ट 3 तक कवर कर लिया था, ये पार्ट 4 जो कि क्या है आपका लास्ट होगा। हिस्ट्री पार्ट 1 का, क्लास 12 के पार्ट 1 जो हिस्ट्री है उसका ये लास्ट वीडियो आज होने जा रहा है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 12 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टर्म भक्ति इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडिया रिफर्स टू, जो टर्म भक्ति है वो मेडिवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, उससे क्या आप समझते हैं? ऑप्शन दिया है फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन तो कभी नहीं होगा भक्ति। बी, फॉर्म ऑफ वर्शिप एम्फसाइजिंग डिवोशन, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है हम लोग को। ऑप्शन नंबर सी, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, भक्ति और स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में रिलेशन कोई वो नहीं है। डी, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मतलब भक्ति सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
अ फॉर्म ऑफ अ वर्शिप एम्फसाइजिंग डिवोशन। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ, एक सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट्स के प्रोमिनेंट फीचर्स कौन से थे? एम्फसाइजेस ऑन रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, बी रिजेक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी, ये तो होगा ही नहीं। एम्फेसिस ऑन पर्सनल डिवोशन टू अ गॉड और गॉडेसेस, एडवोकेसी फॉर सोशल हायरार्की बेस्ड ऑन अ बर्थ। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? पहली बात भक्ति की बात किया गया है और डिवोशन ऑफ टू अ गॉड और गॉडेस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एम्फेसिस ऑन पर्सनल डिवोशन टू अ गॉड और गॉडेसेस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द भक्ति मूवमेंट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो भक्ति मूवमेंट है उसको कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? अभी जस्ट ऊपर ऑप्शन में देखा था हम लोग, डिवोशन टू अ गॉड और गॉडेसेस। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही ऑप्शन हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, एन एम्फेसिस ऑन डिवोशन एंड लव फॉर अ गॉड। भक्ति मूवमेंट में ही होता है ना, भगवान के लिए प्रेम, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, एन एम्फेसिस ऑन डिवोशन ऑफ एंड लव फॉर अ गॉड। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स इज करेक्टली मैच्ड विद देयर रिलीजन ऑफ एक्टिविटी। इसमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट मैच किया गया है उसके रीजन के अकॉर्डिंग, मतलब किस रीजन में वो लोग रहते थे? मीराबाई महाराष्ट्र में, तुलसीदास जी गुजरात में, कबीर जी वाराणसी में, चैतन्य जी केरला में। क्या लग रहा है आपको इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। मीराबाई जो है वो है राजस्थान से। मीराबाई जो है वो कहां से है? वो है आपका राजस्थान से। तुलसीदास जी कहां से हैं? तुलसीदास जी गुजरात से नहीं है, तुलसीदास जी कहां से है? उत्तर प्रदेश से। तुलसीदास जी कहां से हैं? उत्तर प्रदेश से। चैतन्य जी जिनका दिया हुआ केरला, चैतन्य जी केरला से तो नहीं है, चैतन्य जी हैं वेस्ट बंगाल से। कहां से हैं? चैतन्य जी हैं वेस्ट बंगाल से। कहां से चैतन्य जी? चैतन्य जी हैं वेस्ट बंगाल से। तो देखिए तीन ऑप्शन तो गलत ही थे, एक ही सही था और ऊपर क्वेश्चन में पूछा भी था कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कबीर वाराणसी। कबीर वाराणसी करेक्टली मैच्ड है। तो आप चारों याद कर लीजिएगा कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक, मैंने सही आंसर सबका बता दिए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द आइडिया ऑफ निर्गुणा भक्ति रिफर्स टू, जो आइडिया है निर्गुण भक्ति का उससे क्या समझते हैं? निर्गुण भक्ति, डिवोशन टू अ फॉर्मलेस डीटी, मतलब कोई ऐसा, मतलब उनका आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है उस गॉड्स का, उनको हम लोग मान रहे हैं। डिवोशन टू अ डीटी विद अ फॉर्म, डिवोशन टू मेनी डीटीज, मतलब एक से ज्यादा भगवान को मान रहे हैं। या रिजेक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिवोशन, या सबको क्या किए हैं? रिजेक्ट कर दिए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा निर्गुण का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आकार ना हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डिवोशन टू अ फॉर्मलेस डीटी। क्या होगा इसका सही आंसर? डिवोशन टू अ फॉर्मलेस डीटी का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द अलवर्स एंड नयनारास वर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। जो अलवर्स और नयनारास हैं वो आखिर किस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे? सूफीज्म के साथ, भक्ति मूवमेंट्स के साथ, जैनिज्म के साथ, या बुद्धिज्म के साथ? तो आपको इसका सही आंसर क्या लग रहा है? तो मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। अलवर्स एंड नयनार्स जो थे वो आपके जुड़े हुए थे किससे? भक्ति मूवमेंट के साथ। किससे जुड़े थे? भक्ति मूवमेंट के साथ। इसका सही आंसर क्या होगा? भक्ति मूवमेंट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द भक्ति मूवमेंट वॉज क्रिटिकल ऑफ, जो भक्ति मूवमेंट है आखिर वो क्या क्रिटिकल था उसका? देखिए पहला दिया हुआ है द आइडिया ऑफ पर्सनल गॉड, बी द कास्ट सिस्टम एंड रिचुअल, ना, द अथॉरिटी ऑफ अ किंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा। किसके ऊपर बेस्ड था? द भक्ति मूवमेंट वॉज क्रिटिकल ऑफ, तो जो भक्ति मूवमेंट था वो किस पे क्रिटिकल था? कास्ट सिस्टम्स एंड रिचुअल्स के ऊपर। किस पे? कास्ट सिस्टम्स एंड रिचुअल्स के ऊपर। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एसोसिएटेड विद भक्ति सेंट तुलसीदास। तुलसीदास जी के साथ कौन से वर्क था जो कि एसोसिएटेड था? ऑप्शन नंबर ए पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर बी रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर सी अकबरनामा। अकबरनामा तुलसीदास जी के साथ कभी नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन देखिए क्या हुआ है, रिपीट हो गया है, पंचतंत्र। ठीक, अब ये टाइपिंग की गलती हुई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तुलसीदास जी क्या लिखे हैं? रामचरितमानस। इसका सही आंसर क्या होगा? रामचरितमानस का सही आंसर होगा। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। द आर्किटेक्चर ऑफ द कुतुब मीनार रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशन।
जो आर्किटेक्चर कुतुब मीनार का, आखिर वो कौन सी ट्रेडिशन को इन्फ्लुएंस करता था, किसको रिफ्लेक्ट है वो, किसकी परछाई है वो? पहला पर्शियन, दूसरा रोमन, तीसरा ग्रीक या डी इजिप्टियन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पर्शियन। इसका सही आंसर क्या होगा? पर्शियन। जो आर्किटेक्चर है कुतुब मीनार का ना, वो रिफ्लेक्ट करता है आपको पर्शियन ट्रेडिशन को। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। द कुतुब मीनार वॉज बिल्ट टू, कुतुब मीनार क्यों बना था? सर्व एज अ रॉयल पैलेस, रॉयल पैलेस के तरह सर्व हो सके, कॉमेरेट अ मिलिट्री विक्ट्री, सर्व एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा तो करने के लिए कुतुब मीनार नहीं, हाउस और लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के तौर पर, बिल्कुल नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? पहली बात तो रॉयल पैलेस की तरह भी सर्व नहीं होता कुतुब मीनार। यह आपका है किस लिए? कॉमेमोरेट अ मिलिट्री विक्ट्री के लिए। किसके लिए? कॉमेमोरेट अ मिलिट्री विक्ट्री के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार बियर्स एन इंस्क्रिप्शन इन विच स्क्रिप्ट? जो कुतुब मीनार के पास आयरन की पिलर है, उस पे जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए, इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होते हैं? नक्काशी करना, जो कि दीवार पे या जो पिलर्स होते हैं उस पे लिखे जाते हैं। तो जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, आखिर वो किस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं? क्या संस्कृत, पाली, ब्रह्मी या करुस्ती? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ब्रह्मी। किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है। कौन सा स्क्रिप्ट है? ब्रह्मी स्क्रिप्ट। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। द राष्ट्रकूटास वर पैट्रन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? जो राष्ट्रकूटास थे, जो पैट्रन्स थे, आखिर वो किस रिलीजन से बिलोंग करते थे? बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, हिंदुइज्म से या इस्लाम से? तो किससे बिलोंग करते थे? राष्ट्रकूटा हमारे बिलोंग करते थे किससे? हिंदुइज्म से। किससे? हिंदुइज्म से बिलोंग करते थे। इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदुइज्म इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द कैलाशनाथा टेम्पल एट एलोरा वॉज डेडिकेटेड टू विच डिटी? जो कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा वाला, एलोरा केव के बारे में आपने सुना होगा, एलोरा गुफा के बारे में, आखिर वो किस भगवान के लिए है, किस डिटी के लिए है? विष्णु भगवान, शिव, ब्रह्मा या देवी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका शिव जी। किसका सही आंसर क्या होगा? शिवा। जो कैलाशनाथ टेम्पल है जो एलोरा में है, वो किस भगवान के लिए डेडिकेटेड है? तो वो शिव भगवान के लिए डेडिकेटेड है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? आप देखिए, जो राम मंदिर बना वो किस स्टाइल का था? आप बता सकते हैं, उसको कमेंट ऑप्शन में बताइए मुझे कि जो राम मंदिर बना है उसको किस स्टाइल में बनाया गया है? मंडप गृह, सैंक्टोरम, ठीक, ये सब क्या होता है? आप बताइए मुझे कमेंट करके। तो इसमें क्या होगा? पहला द्रविडियन स्टाइल, बी नागर स्टाइल, सी वैसारा स्टाइल या डी इंडो इस्लामिक स्टाइल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो कैलाशनाथ टेम्पल है जो एलोरा में है, वो आपका बना है किसमें? वैसारा स्टाइल में। किस स्टाइल में? वैसारा स्टाइल में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is a characteristic of नागर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर? जो नागर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर है उसका कैरेक्टरिस्टिक बताइए। ए पिरामिडल टावर, क्या उसमें पिरामिडल टावर होते हैं, पिरामिड की तरह टावर होते हैं, या इन्वर्टेड लोटस शेप के बेस होते हैं, बेस मतलब जान रहे हैं नीचे। सी सर्कुलर डोम, डोम जो ऊपर का बना होता है वो सर्कुलर होता है, या डी रेक्टेंगुलर प्लेन? इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है उसका? तो जो पिरामिडल टावर होते हैं ना, वो इसका एग्जाम्पल है। क्या इसका एग्जाम्पल है? पिरामिडल टावर इसका सही एग्जाम्पल होगा। क्या होगा? पिरामिडल टावर इसका सही एग्जाम्पल होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द बादामी चालुक्यास वर पैटर्न्स ऑफ विच स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर? जो बादामी चालुक्यास हैं, आखिर वो किस टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल के साथ जुड़े हुए हैं? द्रविडियन, नागर, वैशारा या इंडो इस्लामिक? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? फिर से वैसारा होगा। क्या होगा? वैसारा। जो बादामी चालुक्यास थे वो वैसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, ये जो स्टाइल है आखिर वो क्या है? ये टेम्पल आर्किटेक्चर्स के स्टाइल है। ठीक है, जो मंदिर बनते हैं ना, वो इन्हीं सब स्टाइल्स को कॉपी करके बनते हैं, इन्हीं स्टाइल से बनते हैं। अब कह रहा है द खाजुरुआ टेम्पल आर फेमस फॉर देयर। जो खाजुरुआ टेम्पल है आखिर वो किस लिए फेमस है? लार्ज साइज, बहुत बड़ा इसलिए, या स्क्रिप्चर्स डिपिक्टिंग एरोटिक थीम, या थर्ड यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन, वहां पर रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया है, या ऑप्शन नंबर डी इस्लामिक आर्किटेक्चर के लिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका क्या? स्कल्पचर्स डिपिक्टिंग इरोटिक थीम। जो वहां के स्कल्पचर्स है ना,
वो इरोटिक थीम्स को दर्शाते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर वॉज बिल्ट बाय विच रूलर। अब जो बृहदेश्वरा टेम्पल है तंजौर में, वो किस रूलर के द्वारा बनाया गया है? चोला रूलर राजराजा फर्स्ट, पल्लवा रूलर नरसिम्हा वर्मन सेकंड, या चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड, या राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा फर्स्ट। बताइए किस रूलर के द्वारा बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया किसके द्वारा? तंजौर की बात हो रही है, बनाया गया चोला रूलर के द्वारा। किसके द्वारा? चोला रूलर के द्वारा, राजराजा फर्स्ट के द्वारा। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। द बृहदेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच डिटी। अब जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो किस भगवान के लिए बनाया गया है? विष्णु भगवान, शिव भगवान, ब्रह्मा भगवान, या किसी देवी के लिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका फिर से शिव भगवान के लिए। किसके लिए? शिव भगवान के लिए। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भक्ति मूवमेंट इज नॉट ट्रू। ये जो नीचे दिया हुआ है, ये बताइए इसमें से कौन से स्टेटमेंट भक्ति मूवमेंट के लिए सही नहीं है? पहला, इट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस एंड डिवोशन एंड लव फॉर अ गॉड। भगवान के लिए प्रेम दिखाना है, जरूरी है, ये तो सही लग रहा है हम लोग को देखने में। बी कह रहा है इट रिजेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी, माने जितने रिलीजियस अथॉरिटी है सबको रिजेक्ट कर दो। सी कह रहा है कि कास्ट सिस्टम और रिचुअल को क्रिटिसाइज करता है। डी कह रहा है कि एक मेडिवल फेनोमेनन है, ये एक मेडिवल फेनोमेनन है। तो आपको क्या लग रहा है? पहली बात, भक्ति मूवमेंट की बात हो रही है और जितने भी फॉर्म्स और रिलीजियस अथॉरिटी उसको रिजेक्ट करने की बात हो रही है। तो इसका जो इसमें गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इट रिजेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी, यही इसका क्या है? सही आंसर है। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया वो क्या है? भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड एकदम ही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म निर्गुण भक्ति रिफर्स टू। निर्गुण भक्ति का मतलब क्या होता है? अभी जैसे मैंने आपको बताया था, डिवोशन टू अ फॉर्मलेस डिटी। लग रहा है क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द अलवर्स एंड नाराज वर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। ऊपर हम लोगों ने देखा था, यहाँ रिवाइज भी हो जाएगा। तो अलवर्स एंड नाराज किससे रिलेटेड है? सूफीज्म, भक्तिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म। किससे रिलेटेड है? भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। द भक्ति मूवमेंट वॉज क्रिटिकल ऑफ। जो भक्ति मूवमेंट है किसे क्रिटिकल ऑफ है? बताइए, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था। इसका सही आंसर क्या होगा? आइडिया ऑफ पर्सनल गॉड, कास्ट सिस्टम्स एंड रिचुअल्स, अथॉरिटी ऑफ किंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा। क्या था इसका सही आंसर? द कास्ट सिस्टम्स एंड रिचुअल्स। क्या होगा इसका सही आंसर? द कास्ट सिस्टम्स एंड रिचुअल्स। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग